अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका इंतज़ार था वो कंप्लीट हो गया, सारा काम हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम आप लोगों के लिए जिन लोगों का केसेस अप्रूव थे उनके लिए बहाल हो गया, रिस्टोर हो गया। तो होप की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी जल्द स्कीम दोबारा रिवाइज रेट्स के साथ ही सही रिस्टोर हो जाएगी और वो भी अपना घर पहला घर बना सकेंगे इस स्कीम के थ्रू इंशाल्लाह ताला। अच्छा, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस स्टेट बैंक के सर्कुलर को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें। ईज़ी वर्ड्स में मैं कर देता हूँ ताकि सारे सब लोगों को समझ आ जाए और आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, उनके लिए ईज़ी हो जाए। सबसे पहले तो जिस पैरा 1 में तो रेफ़रेंस दिया गया है कि जिसमें होल्ड की गई थी। पैरा 2 में उन्होंने नीचे 2-3 कैटेगरीज़ बता दी हैं। कैटेगरी नंबर 1 है अप्रूव्ड केसेस जिसमें परचेज होगा यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स प्लस या और कंस्ट्रक्शन वाले केसेस। जो लोग कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन वालों का क्या बनेगा, तो वो ए कैटेगरी में पूरा आ रहे हैं। अगर उनके डिसबर्समेंट की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी थी और बैंक्स ने उनको कह दिया था कि आपका डिसबर्समेंट अभी रेडी है, तो यानी कि कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रह गई हुई, तो एक तो वो कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अप्रूव्ड केसेस, purchases and or constructions pending for disbursement due to any legal formality. All pre-disbursement formalities have been done and bank has communicated the same. यानी कि आप लोगों की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई थी और बैंक कोई अपने प्रोसेस की वजह से या लीगल फॉर्मेलिटी की वजह से डिस्पर्स नहीं कर सका, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये बेसिकली एडवांस है जिसमें सिर्फ बैंक का डिले की वजह से आपकी डिस्बर्समेंट रुक गई हुई थी। इनको उन्होंने बेंचमार्क 1 कर दिया हुआ, ठीक है। इसमें अब ज़ाहिर है सारी फॉर्मेलिटीज, फीस, प्रोफेशनल फीस, लॉयर फीस, जो भी चीज़ें वो दे चुके होंगे, लीगल फीस वगैरह। कैटेगरी 2 है, कैटेगरी जिसको इधर बी से किया गया है, वो इस ए कैटेगरी से तो कम फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई होगी, लेकिन वो भी अप्रूव्ड कैटेगरी में आ रहे। कैसे कि अप्रूव्ड केसेस वेयर कस्टमर हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स, यानी कि कस्टमर एग्रीमेंट में हो चुका है सेलर के साथ और टोकन मनी पे कर चुका है और उससे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके लीगल होने के लिए बैंक को दे दिए हैं, ठीक है ना। जाहिर है इसमें बैंक की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई प्रोसेस पेंडिंग होगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस वाला ए कैटेगरी बेंचमार्क 1 था। लेकिन ये भी जिनमें फर्द निकल आई है, ये पीटीएम कहते हैं, परमिशन टू मॉर्गेज, सब कुछ हो चुका हुआ, फॉर्मेलिटीज हो गया, लेकिन स्टेज 1 से में तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई थी। स्टेज 2 ये जो है पॉइंट बी, इसमें पार्शियल कंप्लीट हुई हुई है, पार्शियल अभी रहती हैं। तो उनको भी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कंप्लीटली बाय कर रहा हो वो बना बनाया घर, या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी कैटेगरीज इन दोनों में फुलफिल हो रही हैं। और इसमें एक दूसरा क्या है कि बोरोवर ने कोई कंसिडरेबल अमाउंट खर्च कर चुका हो, मेजर कॉस्ट एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन अप्रूवल, कि बैंक की अप्रूवल आ गई हो कि हाँ यार, फिर उसने अपना नक्शा वगैरह जिस तरह लोग बनवाते हैं, मैप अप्रूवल करवाते हैं, वो पैसे खर्च कर चुका हो, लीगल 2 के लिए जाना हो, यानी जिसका फर्स्ट केस में था लीगल सारी कंप्लीट है, सिर्फ डिस्बर्समेंट पेंडिंग था, सेकंड में लीगल के लिए देना था और उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहा था, तो वो भी केसेस ओके हैं। तीसरी है नेपडा। नेपडा बेसिकली कमर्शियल बैंक से नहीं होता, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक से होता है। कमर्शियल बैंक सिर्फ टायर 2 और टायर 3 में कर रहे थे, और नेपडा के जो केसेस होते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले होते हैं, और वो टायर 1 जिसे हम कहते थे ना 3% वाला, वो बोले थे। लेकिन वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से होते हैं जिसमें कस्टमर अपना एडवांस दे देता है और वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रॉपर्टी परचेज करनी थी वो बैंक के थ्रू परचेज की जा सकती है। तो नेपडा वाला जो केसेस थे जिनमें कस्टमर्स ने अपनी डाउन पेमेंट जमा करवा चुके हुए थे, उनको भी इसमें कैटेगरी लिया जाएगा। फर्दर उन्होंने बैंक्स को कहा कि जो अपना स्प्रेड है वो 4% से कम करके 2.5% पे ले आए। इंशाल्लाह ताला अभी जिस तरह सर्कुलर इशू हो गया, तो इसका मतलब है कि 10 साल के बाद भी जो काइबर प्लस 4 जाना था वो भी काइबर प्लस 2 पे जाएगा, और जो सब्सिडी के दौरान काइबर प्लस 4 था वो भी काइबर प्लस 2.5 होगा। ज़ाहिर है इससे आपके रेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा,
जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे करनी होती है वो उन्हें कहाँ 4% पे करनी थी, अब वो 2.5 पे करेंगे, तो जाहिर है उनको फ़ायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट को कम सब्सिडी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी केसेस हैं इन 2-3 कैटेगरीज के अलावा, वो सारे रिवाइज कैटेगरी जब इशू होगी, जब भी होगी, वैसे तो टेंटेटिव डेट हमारे पास 31 अगस्त की है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जब भी होगी रिवाइज रेट्स के साथ, कंडीशंस के साथ, तो न्यू केसेस के लिए भी हम इसमें कैटर करेंगे सब लोगों को। और इसका एक्नॉलेजमेंट के लिए उन्होंने सारे बैंक्स के प्रेसिडेंट्स को ये आज ही फॉरवर्ड कर दिया। ज़ाहिर है उनको टीसीएस थोड़ा मिलेगा, उन्हें ईमेल मिल जाएगा, सुबह वो आएंगे ऑफिस में और सारा काम शुरू हो गया होगा। तो अब आप लोगों का सबसे पहले ये काम है कि आप लोग अपने केस की स्टेटस को समझें कि वो किस पोजीशन पे है। आइदर वो ए कैटेगरी में फॉल कर रहा है या बी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। सी कैटेगरी जो है वो नेप्डा वाली है, वो माइक्रो फाइनेंस वाले, अगर वो लोग कम होंगे हमारे इस ग्रुप में, लेकिन ज़ाहिर है उन लोगों ने अगर पेमेंट दे दी है तो वो वैसे ही क्लियर है। अपने केसेस के स्टेटस कंफर्म करें, कोशिश करें कि अब आपकी तरफ से कोई डिले नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द इसकी डिस्बर्समेंट बुक करवाएं। और सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपस में खुश रहें। और ये पहला घर आपको सबको सबको अलग है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेसिकली अभी 12 बजे मेरी बर्थडे स्टार्ट हो जानी है, तो मेरी एक एफर्ट और मेरी बर्थडे, ये मेरे लिए एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से कि मेरी एक एफर्ट जो थी और लोगों की कंबाइंड एफर्ट, बल्कि एक पॉजिटिव फ्रूटफुल साबित हुई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें, ठीक है? थैंक यू।